अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान अमेरिका स्टाइल जंग की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में भी ज़रा सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हुई। यहाँ पर किफ़ायत शियारी मुहिम के ऐलानात किए गए। अब आवाम चाहे ना चाहे किसी न किसी तरह से किफ़ायत शियारी तो कर रही है, लेकिन अगर मैं शाही प्रोटोकॉल्स की बात करती हूँ तो वो अभी भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। मईशत की रफ्तार वो इस वक्त भी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि हमने बहुत से ऐलानात भी देखे, बहुत सारे स्टेप्स भी, बहुत सारे मेजर्स भी हुकूमत की तरफ से लेते हुए देखा गया, लेकिन जो रफ्तार है मईशत की वो या सुस्त रवि का शिकार है या फिर बढ़कर नहीं दे रही। और फिर इस पर सवाल ये आ जाता है कि हुकूमत के साथ जो इतनी सारी इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो इस बोझ को, मईशत के बोझ को, इसकी कारकर्दगी को उठाने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जब मैंने बात की है इत्तेहादियों की, तो हुकूमती इत्तेहादी जमातों में एक और बड़ी अहम जमात है जिसका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, अभी कुछ दिनों पहले कुछ इत्तलात आई और अचानक से इत्तलात आई कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध नामज़द कर दिया गया है, और फिर अगले दिन उन्होंने हलफ भी उठा लिया। सिंध के गवर्नर को बड़ा मजबूत समझा जाता था, यानी कि कामरान टिसोरी, लेकिन जब कामरान टिसोरी अपने ओहदे से गए तो उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि आया MQM और हुकूमत की जो मुस्लिम लीग नून है या दीगर पार्टीज़ हैं इस इत्तेहाद में, क्या उनके साथ इख्तिलाफात हैं? क्या MQM की नॉलेज में लाकर ये स्टेप लिया गया, या फिर इख्तिलाफात की वजह से MQM इस तरह से लायम रही कि कुछ रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स भी हमने देखे जिन्होंने कहा कि डिस्कशन नहीं की गई है, बताया नहीं गया है, यहाँ तक कि कुछ धमकियाँ भी MQM की तरफ से आई। फारूक सत्तार ने यह तक कह दिया कि अब हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना, इस पर संजीदगी से MQM को सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह का रिएक्शन हुकूमत की जानिब MQM की तरफ से हमें दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा जो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत सी बातें MQM पाकिस्तान के हवाले से कि इख्तिलाफात, अंदरूनी रिफ्ट इतनी मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए हैं। इन खबरों की भी तस्दीक या तरदीद डेफिनेटली आज के जो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे जानेंगे। इसके साथ साथ फिर 28वीं तरमीम और उसमें MQM के वो मुतालबात जो हमने कुछ पिछली हुकूमत में भी देखे और इस हुकूमत में भी देखे, और वो एक कोई 15-16 निकाती एजेंडा MQM पाकिस्तान का जो हुकूमत के साथ जब इत्तेहाद में जा रहे थे उस वक्त तय पाया था, लेकिन आज तक उन मुतालबात पर अमल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट MQM पाकिस्तान जो एक अहम तरीन जमात है, इस हुकूमती इत्तेहाद का अहम तरीन हिस्सा है, वो आज तक अपना मरकज़ भी हासिल नहीं कर सकी है। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो आज डेफिनेटली प्रोग्राम में हमने उठाने हैं, डिस्कस करने हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि जो इस वक्त इख्तिलाफात MQM पाकिस्तान में चल रहे हैं उसकी नौइयत क्या है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान चेयरमैन MQM पाकिस्तान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मोहतरम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की, थैंक यू सो मच। सबसे पहले खालिद साहब, इस वक्त ये बड़ा क्रूशल टाइम है, इम्पॉर्टेंट टाइम है, और जो मेजर्स या जो स्टेप्स पाकिस्तान की जानिब से लिए गए किफ़ायत शियारी मुहिम के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो रोल पाकिस्तान इस वक्त प्ले कर रहा है, यानी कि की रोल ही प्ले कर रहा है सिफारती लिहाज से, कैसा देख रहे हैं आप दोनों को? हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बड़े अहम और एक ऐसे अंदाज़े और अंदेशे जो कि 30 साल से लगाए जा रहे थे कि ये आग जो मुश्त-ए-दोस्ता में लगी है, वो कभी हमारे दरवाज़े तक हमारे दरवाज़े तक पहुँच ही चुकी है आखिर, और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे घर तक अ, ये हुकूमत बड़े दिन से बड़े ही क्रिटिकल किस्म की मेजर्स ले रही है, तो इससे अंदाज़ा है कि उनको अंदाज़ा है कि जंग कोई भी शक्ल इख्तियार ले सकती है। तो ये बात तो तय है कि हमने इसका अंदाज़ा नहीं किया था कि वो कितनी जल्दी हमारे घर तक पहुँचेगी, और वो उसके असरात इनडायरेक्ट तो आ रहे हैं। जी। डायरेक्ट असरात से बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसमें सबसे हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि हम फ़रीक बनने के बजाय इस वक़्त हम इनके दरमियान मीडिएटर का किरदार, या हमने अपने सिफ़ारती सलाहियतों को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है, और हम इस दबाव में नहीं आए। और ऐसे बहुत सारे मुतालबे इस दम से इस वक्त किए ही नहीं गए जो कि पहले किए गए थे। तो मुश्किल वक्त है, और पूरा खित्ता ही उसके ज़द में आना है। जी। जूं जूं आगे बढ़ेगी
हमें एक कौम की तरह हमें एक बहुत बड़ा इम्तिहान पेश आएगा कि हम किस तरह अपने छोटे और दाखिली और इलाकाई मामला से निकलकर जी। एक उम्मा को बचाने के लिए भी और अपने को बचाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। गवर्नमेंट ने जो किया है ये बड़े इब्तदाई इक़दाम हैं। ऐ पाकिस्तान के अपने हालात भी इन हालात से अलग के और प्रिय जो जंग आ गई है, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होना। आपको रेडिकल सर्जरी करनी की ज़रूरत है पाकिस्तान को। देखिए IMF जो है वो हुकूमतें बचा सकता है, मुल्क नहीं बचा सकता। जी। तो हमारे सारे इक़दामात जिसको कि हम मुल्क के खातिर कहते हैं दरअसल हुकूमतों को बचाने के लिए होता है। और हुकूमतों को बचाने का मकसद है कि 77 साल से बोसीदा निज़ाम आपके सर पे मुसल्लत है ना, उसकी कंटिन्यूटी है। तो पाकिस्तान में 2 तरह की तबक़ात जमातें हैं, एक वो जो अवाम दुश्मन है और जो निज़ाम दुश्मन है। तो उमूमन 70 साल से जो निज़ाम दुश्मन क़ुव्वतें होती जी। हैं उनको अवाम दुश्मन क़ुव्वतों के तौर पे पेश किया जाता है। आपके बाकी इंट्रो का जवाब यही है सही। कि हमारे ऑफिस क्यों नहीं खुले कि भाई हम निज़ाम दुश्मन। तो पाकिस्तान के निज़ाम को सामने रख के देखेंगे तो हम अपोजिशन में हैं। हम हुकूमत में हैं, हमारे दफातर नहीं, लोग दफातर से भी डरते हैं वहाँ। जी। तो और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि हमारे दफातर हमें नहीं मिले, उनको दिखाया उसके बगैर की तरह रहते हैं। आपने 2018 में जी। हमें हरा दिया। तो जो 14 नशिस्तें ली हुई थी कराची, जी। हमने 4 ली। तकाजा पूरे कराची का हमसे था। इसका मतलब कराची ने किसी और को उस वक्त अपने नहीं मुंतखब नहीं किया। मैं नताइज भी MQM के MQM कितनी कमज़ोर है, कितनी मजबूत है। आपको नहीं लगता वैसे कि वो 2018 वाला मामला फिर 2024 में उसका इजाला नहीं हो गया? यही मैंने पहले ही कह दिया था कि जिन्होंने हराया है वही जितवाएंगे। तो फिर अवाम निकली है, उन्होंने उस वक्त तो नहीं हराया था, निकली और फैसला वापस ले लिया और होता भी नहीं है। तो इजाला ये अवाम की तरफ से हुआ। जी देखिए, जिन जमातों के भी जड़े अवाम तक होना, जी। उनसे मकालमा के अलावा कोई तरीका नहीं निपटने का। आप उनको दबाव के ज़रिए अपने साथ नहीं रख सकते हैं। जी। दबाव इस हद तक ही लिया जाता है कि अपनी वक्त गुजारना होता है। फिर MQM आज 22 नशिस्तों में 80 और 18 में 7 नशिस्तों की कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा खालिद भाई 7 नशिस्तें था, उन्होंने बड़े-बड़े काम कराए। ऐसा ये नहीं है कि हमने हुकूमत वैसे ये सारे मामले पर मैंने बड़ी तफसील से बात करनी है आपसे, लेकिन मेरे पूरे इब्तिदाइये को आपने पहले ही सवाल के अंदर समो दिया है। मैंने मुझे आपका वो वाला तो जवाब दे दिया जी जी कि यही मौका है जी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार रखिए। कोई देखिए ये बताइए जी क्या वोट लेने वालों को यह पता है मेरा ही वक्त है, जिन लोगों ने मुझे लाखों वोट हज़ारों वोट दे, जी। उनके लिए कोई आपने इख्तियार नहीं रखनी, कोई गुंजाइश। लेकिन फिर वही अवाम जब ये देख रहे होते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब एक तरफ किफ़ायत शियारी मुहिम का ऐलान करते हैं और फिर जब उनके प्रोटोकॉल्स निकलते हैं, सुबह सिंध का वो विज़िट करते हैं, वो कराची में आते हैं, यहाँ पर 34 गाड़ियाँ, सदर के लाड़काना दौरे पर 32 गाड़ियाँ, ये पूरा काफ़िला जब वो देखते हैं, वो क्या सोचते हैं फिर? घर पे आए आपको प्रोटोकॉल नजर आया यहाँ पे? तो हाँ, मैं वही देख रही थी, सादगी किफ़ायत शियारी मुझे नज़र आ रही थी। नहीं, वे ऑफ लाइफ है कि भाषारी नहीं है। और मैं अपने बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके। जी। ये जो 77 साल से पाकिस्तान में जो लोग काबिज हैं, उनके लिए ख़तरा ही बहुत काफ़ी था। तो चलें आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सही। ये बता दिया कि आपने वैसे ये जो आपने पूछा कि बहुत सारे मुतालबात जी हुए हैं, जी तो कई ऐसे मुतालबात हैं शायद जो पिछली MQM थी जी वो भी नहीं करवा सकी, कराया। कराची की आबादी जो पूरी दुनिया ये समझती है कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। जी आसिफ अली जरदारी साहब जब 2008 में थे ना, तो कराची की आबादी को 3 करोड़ कहते थे। चीफ जस्टिस गुलजार कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ है। जी। अभी तो एक जगह पे ये भी कहा गया कि कराची की आबादी अब 4 करोड़ पहुँच हुई। कराची में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए गंदम आती है। तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख से जी अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2023 में 1,30,000 कर 1 करोड़ 30 लाख कर दी थी उस शहर में कि जिसके बारे में दुनिया कहती है कि इस 30 साल में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन। तो आज 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख कैसे हो गई है? जी किसने कराई है?
एमक्यूएम ने इतना बड़ा काम किया है, अब एमक्यूएम का भी कसूर है कि इस पे शोर ही नहीं मचाते। अच्छा ये और डोली नहीं पीटी, लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम भी यही है, खालिद साहब सर्च करने के बजाय नहीं। उस शोर का इंतजार करते हैं। जो हम एक हैदराबाद में एक बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन खालिद साहब ये दो जी, ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम ये वहाँ से आ रहा है कि इतना शोर आप लोगों की तरफ से बार बार किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, आप उसी इत्तेहाद में आप वज़ीर तालीम भी हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो भी नहीं पाया। मैं आपको बताता रहा हूँ ना, ये कैसे 70 लाख लापता आवाम सेंसस के बैंक में किसने जमा कराई है? हुकूमत में रह के करा सकते था। हैदराबाद में 77 साल से तीसरा बड़ा शहर था पाकिस्तान का, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ले आई ना। इंशाल्लाह कराची में 5-6 यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। अच्छा ये भी आवाम के लिए, लेकिन हम कहते हैं बुनियादी तौर पे पूरे, जो मैं कराची को बता रहा हूँ, जाके मैं वो हूँ, जहाँ का मैं नुमाइंदा हूँ, हैदराबाद जाके जहाँ के नुमाइंदा। यानी मैं आपकी बात से समझूं कि अभी अहम बात ये है जी कि जो 26वीं और 27वीं तरमीम हुई जी, तो एमक्यूएम ने क्या मुतालबा रखा था? ऑफिसर्स खाली कर दी नहीं, हमारी वजारतें बढ़ा दें नहीं, हमने कहा 140A जी जो आइन का हिस्सा है, जिसमें एमक्यूएम ने लगाया था, एमक्यूएम का वाहिद जुर्म जो है 18वीं तरमीम में ये था, उसने 140 पे के लगवा दी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई एमक्यूएम और वहां से भी बड़ा डिटेल फैसला लेके आ गई है। हम कहते हैं कि अब ये टाइम है और ये वक्त है, जंग, हालात जंग में आप चले जाते हैं ना, कि ईरान ने भी किया है, पहले भी बहुत सारे मुल्क डिवॉल्व कर देते हैं। तो आप चाहते हैं कि फौज आके जब हालात जंग में कराची में और लाहौर में पानी की सप्लाई का काम अपने हाथ में ले ले, कचरा उठाने का काम भी वो करे, या हम चाहते हैं कि वो पूरी यकसुई के साथ में जंग में रहे और यहाँ शहरों को पीछे तक मामला फैल जाए। हाँ जी, तो हमारा एक ही मुतालबा है जी, 140A का हुकूमत में क्यों है? हुकूमत ने वादा किया है कि इस पे जरूर काम होगा। और ये वफा कब तक हो जाएगा? हाँ, वफा नहीं होगा तो अच्छा क्यों है हुकूमत में? भाई हुकूमत में वाहिद दिमाग पे बार बार छोड़ती रही है। मेरा अब तक का रिकॉर्ड सबसे खराब है, मैं जितनी दफा में वजारतों में रहा हूँ मैंने इस्तीफे नहीं है अपने टारगेट्स पूरे नहीं होने पे, और 98 से लेकर और अब तक का रिकॉर्ड ये है। अभी भी लग रहा है कि ऐसा रिकॉर्ड ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, वो रिकॉर्ड कायम रहे। अच्छा, आप सोच रहे हैं क्या इस तरफ? अगर नहीं होगा, अगर मेरा वोटर पूछेगा कि भाई अब क्या हुआ है, मैं तो जवाब देने के लिए मुझे तो ये कहना पड़ेगा ना कि नहीं हो सका, क्या मांग रहे हैं ना ये। अब ये सवाल आप जब भी जाएं और पुरानों से पूछिए ना, वो कहे कि पाकिस्तान में 80% 90% से ज्यादा जो सियासी जमातें वो तैयार। अच्छा, अभी आपकी मीटिंग हुई है ना 2-3 दिन पहले वजीर आजम साहब से, तो उसमें आपने अपना ये मुतालबा 140A वाला रखा है और वजीर आजम से आपने जवाब क्या लिया है? वजीर आजम ने कहा है कि हम तो आपसे मिलने ही आए, 28वीं तरमीम के लिए आपसे मिलने ही आए हैं कि हमने कहा था कि हम वजारतों से इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आप 140A को इस एमक्यूएम के नुस्खे कीमिया को अगर आप आइन का हिस्सा नहीं बना सकते, हम असेंबली में लाकर इसको पहुंचा चुके हैं। 7 लोग थे ना जब असेंबली में पेश करके इसको ले जा चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी तक, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी दिया है। आप पे तो अखलाकी आप दबाव बुक करें कि भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे इनकार कर सकते हैं, आइन में लिखा है कैसे इनकार कर सकते हैं। तो कोई एमक्यूएम का ऐसा मुतालबा की है जिसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं कि जो आइन से मावरा हो, जो खिलाफ से मावरा हो, जमहूरी इक़दार से मावरा हो। हमने कहा हम आपसे कोई आज की मुलाकात सिर्फ एक एजेंडे है, वो भी उनकी ख्वाहिश के। आपने इसी मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब को ये बताया कि आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं अगर आपको अकोमोडेट नहीं किया जाता, जो अभी 2-3 दिन पहले हुई? जी जब ये 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म ने हमसे बुला के कहा था कि ये हम करेंगे, तथा पूरा करने जा रहे हैं। तो जब हम कैबिनेट में थे तो हमने कहा था कि आपकी कोई मजबूरियां हों, और हमें आपकी मजबूरियां पता है, जो अज़ाय तरकीबी असेंबली की वो हमें पता है, तो इस जमहूरी खिलाफत किसके कानने पे हमें पता है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम आप पे बोझ नहीं लेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर भी नहीं रखिएगे। सही, तो आप हम बड़े इज्जत व वक़ार से आपकी दोनों मिनिस्ट्री आपको दे देंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो अपने फैसले करने। और हम अब आपके पास इस बार खालिद भाई आप कोई एश्योरिटी लेकर आए वज़ीर आज़म साहब से 28वीं तरमीम में? वज़ीर आज़म से अगले हफ्ते मुलाकात हो रही है।
जिस पे कि इस तरह के तमाम मामला में बात करें। और गवर्नर की तब्दीली के हवाले से बात हुई? देखिए गवर्नर के बारे में सिर्फ हमारी शिकायत ये थी जी कि क्योंकि गवर्नर से ताल्लुक़ हमारा है, तो आप हम बता देते कि आपका गवर्नर हम हटाने जा रहे हैं, जी मुस्लिम लीग का जाने जा रहे हैं, आप पे दबाव है, जो कुछ भी है। तो हमारे गवर्नर ने भी कोई एतराज़ तो नहीं किया ना। उन्होंने तो आने वाले गवर्नर को मुबारकबाद दी, वज़ीर-ए-आज़म हटाने वाले वज़ीर-ए-आज़म को भी मुबारकबाद दी, बड़े इज़्ज़त और वक़ार से चले गए। जी। उनकी परेशानी एक थी, हमारे गवर्नर की परेशानी थी कि मैं हज़ारों लड़कों को मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, जी। उसका क्या होगा? हज़ारों घरों में जाके मैं जो राशन बाँटता हूँ, जी। उसका क्या होगा? वो जो अवाम की बेल लगा दी थी, जी। उसको भी सुनने वाला कोई हो। खलील भाई, वैसे आपको पता चला या आपको बताया कि दबाव किसका था? ये हमें ज़रूरत नहीं, इतने पूछना ही पड़े तो फ़ायदा ही क्या है? नहीं तो मालूम है आपको? मारूफ तो है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जितनी बची कुची जमहूरियतें बची रहें। किसका दबाव था? होगा सियासी। अच्छा, ये जो कराची कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी वजह से दबाव था? नहीं, क्यों होगी? इस कराची कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब ने ऐसी कौन सी बात करते हैं? लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में विफाक के अंडर देने की बात हुई थी ना कराची को। तो गवर्नर साहब ने तो नहीं कही थी ना। गवर्नर साहब ने तो ये मुतालबा नहीं किया था। जी। कर भी सकते थे। कोई अगर कराची को वफाक में पाकिस्तान के हवाले करने की बात कर रहे थे, किसी और मुल्क के हवाले? जी, पाकिस्तान के डेफिनेटली मरकज के। ये भी गद्दारी है। क्या आइन में ये आर्टिकल नहीं है कोई? इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है? क्या सूबे बनाने का आइन में कोई आर्टिकल नहीं है? जी। कोई ऑप्शन नहीं है? तो हमसे तो बात ना करें। और सूबे की जी। तक़सीम को गद्दारी करार देना सबसे बड़ी गद्दारी। खालिद भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या यही वो वजह थी कि जिस पर खबरें ये आई कि सदर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे? इस पर सदर साहब बहुत नाराज़ थे, इत्तलात ये आई। जनाब, मुझ पे हो जाते अगर मैंने कहा होगा, मेरे इस्तीफे की मुतालबा कर देते। अगर किसी और ताजिर ने कहा है तो आप उस पर चढ़ाई कर देते। अगर कोई काबिल ताजिर जुमला का तो अदर करते। तो गवर्नर साहब ने तो नहीं कहा। गवर्नर एक ऐसी गुफ्तगू थी जिसको गवर्नर साहब ने उसको वो किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जी। हमारी जो हिफाजत की जा रही है ये भी ना हो रही थी तो हम बहुत मुश्किल हालात में रह रहे होते। तो वो मुझे नहीं लगता कि देखिए, मतलब बहाना तो किसी चीज़ को बनाया जा सकता है। वो सारे बहाने खालिद भाई, इलेक्शन वो सारे देखिए, अगर मैं सिचुएशन को देखती हूँ ना, तो 21 मार्च को कामरान टिसोरी साहब को ओहदे से हटाया जाता है। फारूक सत्तार साहब बड़ा हार्ड स्टेटमेंट लेते हैं 12 मार्च को, और फिर उसके बाद फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि अब कोई जवाज़ नहीं बचता हमारा हुकूमत में रहने का। फिर आपकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंट से और इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। पहले से ये वाली फारूक भाई ने दो दफा का है, हमने तो नहीं कहा ना इस तरह। पहली बात तो ये है कि जाहिर है सबको ये वाली तो आप और फारूक भाई अलग से हैं, मतलब ना हर एक को ये नाराजगी थी ना कि भाई एतमाद में तो लेते, हम मना तो ना करते आपको ना, एतमाद में लेते जाते, हम उनके साथ मुस्कुरा के आपसे मिलके आते, जैसे हाथ मिलाते आ जाते। तो हमें तो जब मीडिया से पता लगे जी। या खुद गवर्नर साहब ने हमें दोनों दफा बताया है, तो अगर आप कहेंगे पहले दफा जब हटा रहे थे उस वक्त आपके इल्म में था, तो वो भी बाद में आया था जब फैसला हो चुका है। इम्प्लीमेंट के वक्त में मजबूरन हमारी ज़रूरत पड़ी, और अब तो हमने अब तो मुझे ये पता लगा हमें, तो हमने हुकूमत से यही इत्ताअत की है कि ऐसा ना हमारा आप मीडिया के थ्रू बात करते शुरू करें। हम आपके पार्टनर हैं तो हमें आपस में मीटिंग होगी तो ये मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो वो जो मुलाकात जिसको आप प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, दरअसल वो मुलाकात चांसलर की प्रो चांसलर से थी। जो यूनिवर्सिटी को चांसलर है, मैं वो चांसलर हूँ, ऐसे कई इश्यूज थे जिनको हमें इस्लामाबाद में तय करना था, वो कराची में थे, कराची में मुलाकात कर ली। तो ये भी बुरा नहीं कि आप कप में जो है पान बर्पा कर में। और ये जिस तरह मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ, कुछ ऐसी भी सुनगुन है कि गालिबन सदर साहब आपको शायद सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत उन्होंने दी है या दे रहे हैं, है कुछ ऐसा? हाल वो भी देने की इस वक्त उनको भी ऐसा कोई ज़रूरत और नहीं है हाँ, कि वो ये बात करें, और हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो क्या कहीं अंडर डिस्कशन है पार्टी के कि हुकूमत से अलहदा हो जाएं, मरकज से, जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने इशारा दिया? मरकज से इजाज़त देने के डिस्कशन के लिए हमारे तो क्राइटेरियाज तय है ना जी। कि चंद उसूली बुनियादों पर हमने हुकूमत का साथ दिया था। जी। हमें ये पता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे साथ है तो हमारे बिल को मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं है। अगर और कुछ सियासी जमातों को शामिल नहीं करेंगे उसमें,
तो हमने कहा था कि आप बिल पेश कर दें जी ताकि जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, आप नहीं चाहते कि जो जमहूरियत के सम्राट हैं आप पाकिस्तानी को दिल्ली तक पहुँचे, नहीं चाहते तो आप असेंबली में वोट के जरिए एक्सपोज दें का होता है, जो जमातें नहीं लग रही वो वोट दे दें। जी हमने कहा था इसमें अगर सुबकी होनी है और एमक्यूएम लेती नहीं इनको सुबकी को, मुकदमा पेश करने की बात होती है, हम पेश करते, असेंबली में मंजूर हो जाता तो आपका काम खत्म हो जाता, हम आपको भी शुक्रिया अदा करते। आपने हमारे कहने पर आपने ये जो नुस्खा कीमिया है ये आपने पेश कर दिया, मंजूर हो गया तो पूरा पाकिस्तान को फायदा, नुकसान हुआ तो शायद एमक्यूएम को, एमक्यूएम भी नहीं होगी। ऐसी इन चीज़ों पर तो नहीं होती, आवाम को इतना भी हम सियासी तौर पर गैर शऊर नहीं समझते पाकिस्तान के। सही। आप मुझे बहुत ज्यादा मायूस से लग रहे हैं नहीं हुकूमत की तरफ से। नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं, निज़ाम की तरफ। सही, ठीक। तो आती जाती रहती हैं, हालात यही रहते हैं। लेकिन चलिए इसी सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे कि जो मईशत का इस वक्त हाल है, क्या इस मईशत के साथ और इस बोझ के साथ ही फिर आप 2029 के इलेक्शंस में जाएंगे, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम में इंतहाई अहम गुफ्तगू चल रही है। मेरे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, सवाल हम ये छोड़ के गए थे कि हुकूमत ने जिस तरह का नारा लगाया, रिलीफ की बात की, फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन बनी है उस पर भी मईशत को परवान चढ़ाने की बात हो रही है, विजन्स की बात हो रही है। लेकिन इस वक्त आप कोई भी सिनेरियो देखें, परफॉर्मेंस तो वो नहीं है जिसके नारे लगाए जा रहे थे। तो इसी परफॉर्मेंस के साथ, इसी कारकर्दगी के साथ 2029 के इलेक्शंस में जाएंगे? हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएंगे, हुकूमत की नहीं। सही। मईशत हमारा शहर तो 80% 70% दे रहा है ना, हम तो सिंध के बजट का 97% बना दे रहे हैं ना। ये शहर तो सबसे हुब्बुल वतन शहर है दुनिया में। वीवीआईपी स्टेटस उसको होता है जो कि टैक्स बड़ी ईमानदारी से, हुर्बुल वतनी का सबसे बड़ा तकाजा टैक्स है। दीन में भी ज़कात का यही अहमियत है। तो ये शहर तो दे रहा है, तो इसको वीवीआईपी स्टेटस देना चाहिए अलग से। तो बल्कि जो कुछ बर्दाश्त किया है ना, जी। तो परचम इस्तकलाल भी इसी शहर का हक बनता है। तो हम तो अपनी कारकर्दगी पे जाएंगे। हम इतनी एक ऐसी वजारत हमें थमा दी गई पाकिस्तान की जमहूरियत की दुहाई देकर कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट थी, जी। ठीक है, उसके बावजूद आप देख लीजिएगा कि हमने जब आईटी की मिनिस्ट्री छोड़ी है तो पता लगा ना बाद में, हमें नहीं किसी और को बताना पड़ा कि उसके 100% से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ी थी आईटी की। तो इंशाल्लाह 4 यूनिवर्सिटियों पर डन हो चुका है। कराची में कराची यूनिवर्सिटी के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। 4-5 कॉलेजों को प्रमोट करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी के नाम से इदारा नहीं ला सकते आप, उसकी कैंपस के नाम से ला सकते हैं। तो वो हम ले आ रहे हैं और मैसिवली हमने नॉन फॉर्मल स्कूल गलियों में। और आप इस बात पर बड़े उम्मीद हैं जी कि कराची में 200 स्कूल खुल गए, नॉन फॉर्मल नहीं पता होगा। ये खराबी है एमक्यूएम की, इसी पे कोसना चाहिए कि जो करते हैं वो जताते भी नहीं सही तरह से। तो वहाँ पर इंतहाई गरीब तरीन बच्चे जी पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, जो पीएचडी बच्चियां भी हैं ना, जी 95% लड़कियां पढ़ा रही हैं। 37,000 रुपये दे रहे हैं जो मजदूर की तनख्वाह है। हम अपने मास्टर्स को भी, पीएचडी को भी, और उनका घर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने का किराया हो सकता है 33,000 का, और गरीब तरीन बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये चल गया इसका बोझ कराची खुद उठाएगा। तो ये 1000 स्कूल कर देंगे। फिर खालिद भाई ये तो बताना चाहिए ना, आप लोगों को बताना चाहिए, आपकी जमात को बताना चाहिए। पता के जा रहा है ना। जी बिल्कुल। तो फिर हम कराची को दावत देने वाले हैं जी कि आइए तालीम में शराकतदार बनिए, तालीम को गोद लीजिए। इन यूनिवर्सिटियों को ला रहे हैं, गोद लीजिए। हम तो कल हुकूमत में रहे ना रहे, हमारा मूड है, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। हम स्कूलों को ला रहे हैं, आप लोग गोद ले रहे हैं। तो तालीम जब ये कराची ये करके दिखा देगा तो शायद दूसरे शहर भी। सही। आपने वैसे आगाज में इसकी कुछ डिटेल्स की तरफ आप चले गए थे, कुछ आपने बात करती थी, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसलिए ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछली हुकूमत में भी देखा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें भी आप वक्त ज़रूरत आप उनके इत्तेहादी भी बने, फिर उसके बाद वो कह लीजिए कि कौम के वसीतर मफाद में फिर पीडीएम का भी आप हिस्सा बने, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की आप। दे चुका था उसको। जी जी बिल्कुल मेरे इल्म में है, जी। लेकिन आप हिस्सा बनते रहे ना मुख्तलिफ औकात में हुकूमतों के, उसके बावजूद भी आज भी मैं। अभी गौर कीजिएगा जी कि एमकेएम कभी भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी जब उसके बगैर हुकूमत बन सकती हो। ठीक है,
तो जितनी भी जमहूरियत है कम से कम उसको बचाने का बोझ आप एक छोटी सी जमात में जी। डाल लेंगे। लेकिन मेरा सवाल खालिद भाई ये है कि आपने हमेशा क्रूशियल टाइम में वैसे किस वक्त कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जी या पाकिस्तान को? लेकिन आपने अपने आप को अब ठीक है वो तो आपकी बात सही है, पाकिस्तान से तो कहीं कंपैरिजन नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि इतनी क्रूशियल पोजीशंस पे आप लोगों ने हुकूमतें ज्वाइन की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैं देख रही हूँ आपका मरकज़ नहीं है आपके पास। तो वहीं से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यही आपको बड़ा हौसला होना चाहिए। कोई जमात तो है हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन में निज़ाम के, क्या डर है इसको, इस जमात से? इसकी यही डर है ना कि एक ऐसे अवान में जहाँ किसानों की नुमाइंदगी बड़ी बेशर्मी से जागीरदार कर रहा है, जी एक ऐसे अवान में जब मजदूरों की बड़ी बेरहमी से सरमायादार कर रहा है, वहाँ पे मजदूरों के बच्चे और मिडिल क्लास के नौजवान, आज भी एमकेएम ने कोई ऐसी कभी नारा तो नहीं लगाया था ना कि मिडिल क्लास की सियासत करेंगे। किया था तो लोगों को पता लगा कि मिडिल क्लास के लोग आए। तो मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं और मैंने 5 रुपए खर्च नहीं किए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनियाई सियासत के लिए। जब इमरान खान का दौर पता है, आप लोग ये बात बताएंगे, रिपीट करेंगे बार बार ये कि 5 दफा इलेक्शन लड़ा है, 5 रुपए भी खर्च नहीं किए, तो कौन लड़ा रहा है? जी ठीक है, तो किसने इस तरह की स्ट्रगलिंग लोगों को वैसे वैसे खालिद भाई एमकेएम का जो निज़ाम है वो सबको पता है और हम कई बार बता भी चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है मैं उसके एतबार से आपसे पूछ रही हूँ कि मरकज आप अच्छा हुआ नहीं दिया सर इमरान खान से आप शिकवा करते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ है ना मरकजी, जी एक है हैदराबाद में है, एक ये बड़ा नहीं है, इसको इलाके को सेंसिटिव बनाया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ रह ले रहा हूँ। हैदराबाद को आप आरसी मरकज कहते इसीलिए हम कहते हैं ना, जी बाकी तो चाहते हैं हम इसको मुस्तकिल करार दे दें, ये भी मिलेगा। तो अब एमकेएम ने ये कबूल कर लिया है कि जो आरजी है वो मुस्तकिल हो जाएगा और आप तस्लीम कर चुके हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ मुस्तकिल वाला भी मिल जाएगा। जी जरूरी नहीं कि हम उसी को मुस्तकिल बनाएं। खालिद भाई बेसिकली मुझे याद है इमरान खान साहब के दौर में आप शिकवा किया करते थे, उन्हीं से शिकवा किया करते थे, तो उस वक्त निज़ाम मुख्तलिफ था या ये निज़ाम मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ नहीं है जी शिकवा देखें, हमसे कहा गया था कि इमरान खान दे देंगे, तो मैं ही कह रहा हूँ ना कि इसको एमक्यूएम अपना एक छोटे से ऑफिस को अपने लिए मसला बना ले, जी तो कौम का क्या इंटरेस्ट है इससे लगा हुआ? कौम का इंटरेस्ट तो नहीं है ना। एमक्यूएम के लिए सड़कें काफ़ी हैं। एमक्यूएम 93 के इलेक्शन में एमक्यूएम का एक एमएनए नहीं था आवाज़ उठाने के लिए, नहीं था ना। एमक्यूएम को फ़र्क पड़ गया क्या? एमक्यूएम सड़क पे पिट रही थी और हर लगने वाला कोड़ा जो था ना, जी एमक्यूएम को ताकत दे रहा था। एमक्यूएम कहती थी घर बैठ जाओ। जी उस इलेक्शन में इसमें एमक्यूएम इस सीट से जहाँ से 1,47,000 लेके एमक्यूएम का उम्मीदवार जीता था, वहाँ 17,000 से लेके बड़े काबिल आदमी जीते थे। तो कराची की ताकत देखें, एमक्यूएम की इखलाक की ताकत देखें, जिन्होंने इलेक्शन की बाइकाट की वजह से जो पहुंचे थे ना, दोबारा कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा कराची से। माजी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की माजी है, हाल भी यही है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें वो भी है ना जो आपके अपने कारकुनान के सामने जस्टिफाई करनी। अगर आप मुझे इजाजत दें एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं आपको साथ ही फिर जवाब लूंगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान खालिद पुल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहम गुफ्तगू हो रही है, शहर के हवाले से भी हो रही है, मरकज़ के हवाले से भी हो रही है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उस पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है। खालिद भाई के एमकेएम अपने आप को मिडिल क्लास की जमात कहती है। मैं आपको देखती हूँ आज से 4 साल पहले भी जब मैं आपको इंटरव्यू करने आई थी, इसी घर में आई थी। फारूक भाई के जब घर जाती हूँ पीआईबी, वो भी 120 गज के घर में रह रहे हैं। आप दोनों के अलावा जो एमकेएम के दीगर रहनुमा हैं, वो पुल के उस पार चले गए हैं। कारकुनान इस पर भी सवाल करते हैं वैसे। हम कारकुनों के पास जवाब है, पूरी तारीख देखी भी है। आप ऐसे कई लोगों को तो जान सकते हैं कि जो अपने घरों को शिफ्ट कर गए हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं या पैदल आए थे हम, लेकिन आप उन लोगों को नहीं जानती हैं जो बड़े खर्च हो गए हैं। इसी वक्त एक एमएनए हमारे अहमद सलीम सिद्दीकी, हम सबसे सीनियर हैं, तो बाइक पे सफ़र कर रहे हैं अभी भी, एमएनए हैं। और ये नहीं कि कोई वो दिखाने के लिए कर रहा हो, लोगों को पता, लोग देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। यही थी एमक्यूएम, पूरी एमक्यूएम ऐसी थी और ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी थी और ऐसी ही होनी चाहिए, बल्कि एमक्यूएम में रह के लोग लुट गए हैं। तो जो लोग अगर शिफ्ट हो गए तो फिर लूटने वालों में ना कहलाएं।
तो एक बड़ी लिस्ट ऐसी है। ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि सीनियर रहनुमा है, एमएनए है, वो बाइकिया पर सफर कर रहे हैं, लेकिन जो उधर चले गए उनका भी तो जवाब देना। हायरार्की देखेंगे ना जी सब इसकी हालत में रही, क्योंकि वो जिस दौर में वो आए हैं और जिस दौर में हम लोग थे वो दौर मुख्तलिफ था। लेकिन सवाल खालिद भाई वहाँ उस उठता है कि बाइक पे जो आया और वो फिर वीगो डालो में चला गया और पुल के उस पार चला गया, उसका तो जवाब दे। हाँ उसका जवाब तो उन्हीं से लीजिए ना, उन्हीं से एमकेएम में तो इजाजत नहीं दी होगी ना। जी। अच्छा एक और भी बड़ा मसला यार, कराची में कर सकता हूँ, मैं तो बता भी सकता हूँ, तो मैं तो भाई डॉक्टर हूँ और अमेरिका में रहा हूँ 14-15 साल। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे ना कि न्यूरो सर्जन थे क्या आप, जी जो आप ही हो गए, तो पूछते भी नहीं है। और इसके पीछे जवाब क्यों नहीं पूछते हैं, इसके पीछे भी कैमरे के पीछे तो बता देंगे आपको। लेकिन मेरा 140 ए से एमकेएम को क्या फायदा होना है, उसका तो एक काउंसलर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इस शहर का मेयर एमकेएम का नहीं है, हैदराबाद का मेयर एमकेएम का नहीं। एमकेएम पागल है, क्यों मांग रही है? उसकी सियासी मफादात में क्या फायदा होना है? ठीक, अभी किस किस एमकेएम किस पार्टी के मेयर को इख्तियारात देना चाह रही है? पीपल्स पार्टी के। तो गलत कर रही है, अपनी सियासी मफाद के लिए कह रही है। आप और मुस्तफ़ा कमाल साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद ये भी हमें सुनने को मिलता है कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पर सूरत हाल देखती हूँ ना खालिद भाई, तो वो बड़ा डिफरेंट होती है। अब मेरे पास एक टाइम लाइन है, एमकेएम मरकज़ पर गवर्नर के खिलाफ नारे लगते हैं, लियाकताबाद में जलसा होता है, आप नहीं होते। एमकेएम कारकुनान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी ज़ाहिर करते हैं। सिंध असम्बली में अरकान 2 ग्रुप्स का नाम लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मलीर में आप जलसा करते हैं, वहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं होते, अनीस कायम खानी साहब वो नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ये क्योंकि अब ऐसा हुआ नहीं है कभी भी तारीख में कि इस तरह का इस तरह की मर्जर? मर्जर नहीं है, ये शमूलियत है ना, जी। मर्जर थोड़ी है। नाम हम तो वही है ना, निशान वही है, ये शमूलियत है ना। इतनी बड़ी पैमाने पे शमूलियत की हो और उसकी तारीख बड़ी मुश्किल हो पुरानी वाली, तो इसमें टाइम लगता है। सिर्फ ऊपर के 4-5-6 लोग तो नहीं है ना, पूरी नीचे एक हायरार्की होती है। फिर उनके ज़्यादा मुश्किल तो नीचे वालों में होती है, जो जहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जहाँ गिरफ्तारियाँ भी कराई गई होती हैं, जहाँ पे लापता भी कराया गया होता है। हम तो फ्रांस की दूसरी तरफ खड़े थे ना, तो हम तो निशाने पे थे ना। जी। हम हमारे 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 ही लोग पकड़े जा रहे थे ना, हम छुड़वाने वालों में नहीं, छुड़वा कोई भी सकता था। तो इसमें मुश्किल होती है। अच्छा, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में 80% प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मैं नहीं होता हूँ, जिसका मतलब झगड़ा है। मैं तो बहुत ही सिलेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, वरना कभी फारूक सत्तार कर रहे होते हैं, तो इसका मकसद नहीं है मैं नाराज़ हूँ या मुस्तफ़ा कमाल नाराज़ है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुस्तफ़ा कमाल हेड कर रहे होते हैं और फारूक सत्तार बैठे होते हैं। जी। तो बाकी जमातों में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। आप पूछेंगे भाई एमक्यूएम का जानशीन कौन है आपका, जी। तो मेरे पास तो जवाब नहीं होगा। लेकिन तमाम सियासी जमातों के पास जवाब आप पूछेंगे नहीं। आप मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको जानशीन कौन होगा, सबको पता है कि पुश दर पुश एक ही होंगे। जी, उस पार्टी से पूछेंगे क्या? हाँ, ये परेशान होंगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में अब कोई भुट्टो नहीं है, शायद इससे परेशान हो जाए। लेकिन हायरार्की है ना, सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है। जो नजरियाती जमातें कहलाती थी, लेफ्ट की हो या मजहबी जमातें थी, वहाँ तो खानदानी सियासत और खानदानी इक़्तिदार हमें भी बड़े चलें, आपने अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, तो इसी पे ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप अभी तक इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जो है वो कन्वीनर ही हैं, तो आपका ये इंतज़ामी ढांचा ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा? वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं हो पा रहे? इंटर पार्टी इलेक्शन तो वक्त पे होंगे, ठीक है। इंटर पार्टी इलेक्शन वक्त से पहले कौन सी सियासी जमात साहब ये सवाल करती हैं? नहीं, उससे कर रही है ना, जो प्रॉपर करती है, जी। पब्लिक को बुलाती है, मीडिया को बुलाती है। जी। तो 4 साल के बाद और 5 साल से पहले करना होता है ना, तब ये साल पूरा पड़ा है हमारा। जी। 30 सवाल वक्त से पहले क्यों हो रहा है? लेकिन नहीं, अब आपके अभी ढांचा नहीं है ना पूरा। ढांचा है, जी। एक राब्ता कमेटी है पूरी, ठीक है। जी। लेकिन उसमें एक अगर मुझे कोई कह दे कि आपको चेयरमैन भी होना चाहिए, तो ये मेरे लिए एक लक़ब कह लें आप। पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं ना चेयरमैन, कन्वीनर, जी। तो रजिस्टर्ड मैं कन्वीनर हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा कि क्योंकि एमके में चेयरमैन होते थे, जी। तो आप चेयरमैन कहें अपने आप को। तो इसमें कोई कानूनी नुक्ता तो नहीं है ये। सही। अब आपके कुछ 2-3 रहनुमा हैं। हम सोचता तय भी करें कि नहीं रख, ठीक है, कन्वीनरी सही है, चलने दो। ये चल रही है, वैसे डिस्कशन हो रही है? नहीं, ये हो सकती है ये वाली भी ना, और है देना कन्वीनर। तो इतने और ये
तकरीबन 30 साल से 25-30 साल से ऐसा ही है ना, 92 के ऑपरेशन के बाद हुआ था। लेकिन हम भी समझते हैं कि हमें भी यकीन आ जाए ना कि हम बुहरान से अब निकल रहे हैं, सही। तो कर लेंगे कोई जी, आमिर खान साहब, डॉक्टर सगीर ये कहाँ पर है, हमाद सिद्दीकी इस वक्त कहाँ पर हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान है? सेकेंडली ये कि साबिक गवर्नर इशरत लिबाद साहब वो राब्ते में हैं? इशरत मेरे क्लास फेलो है, तो बल्कि मैं उनको लाने वालों में से हूँ जो पार्टी में, तो वो दोस्ती हमारी है, यानी कि और क्योंकि पार्टी वाली? पार्टी वाली, क्योंकि इशरत वहाँ हैं, जी पार्टी से निकाले नहीं गए हैं, लेकिन वो इस्तीफा दे चुके थे। जी। बीइंग अ गवर्नर वो इस्तीफा दे चुके थे। पिछले अरसों में कुछ खबरें आई कि शायद वो आने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, या एक्टिव हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो वो आपके साथ ही एक्टिव होंगे अगर कभी भी होते हैं तो? मेरे ख्याल उनके पास इम्कानात मौजूद हैं, ये वाले इम्कानात तो मौजूद हैं। मुझे लगता भी नहीं कि वो कोई पेशावर सियासतदान तो नहीं थे कि वो परेशान हो रहे हों कि किस जमात में जाना है, किस जमात में नहीं जाना है। उनको लगे कि उनकी ज़रूरत नहीं है पार्टी को, तो वो नहीं आएंगे। मैं भी नहीं आता इस तरह कि मुझे लगे कि इस वक्त ज़रूरत नहीं है, या पार्टी हुक्म दे दे कि आ जाएं, तो वो आ जाएंगे। आपसे राब्ते में है? इशरत रहते हैं, जी सभी के सभी इस राब्ते में रहते हैं ठीक है। कि वो पार्टी से निकाला नहीं गया था उनको, और वो अपनी वजूहात की वजह से दुबई में है, जी और जब चाहेंगे तो ये कोई बड़ा 50 पार्टियों में ऐसा होता है, लोग नहीं होते हैं। तो अच्छी बात है, मुझे सारे सवालात से तसल्ली होती है कि एक ही जमात है जो कि अवाम के दरमियान रहती है, तो सवालात उठ जिनसे सवालात हो रहे होते हैं। आमिर खान साहब, डॉक्टर सगीर साहब और हमाद सिद्दीकी अच्छा, अम्मा सिद्दीकी तो मुल्क से चले गए थे, तो शायद दुबई में हैं या कहाँ हैं, तो मैं खबर आ रही क्यों आएंगे, तो वो भी उनको मुअत्तल किया गया था, निकाला नहीं गया था उस वक्त जब किया गया था। और आमिर खान साहब चले गए थे, पार्टी ने नहीं कहा था कि आप चले जाएं, तो हर एक देखता है कि उसको इन्वायरमेंट सूट करता है, उसका उनको लगा कि ये जो शमूलियतें हुई हैं उनके पास, उनको लगे कि उनकी वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनका हक था, अगर वो नहीं आ रहे तो वो पार्टी में कारकुन है, और वो पार्टी ने उनको कहा भी नहीं गया कि आप ना आए। सही। हमाद सिद्दीकी साहब अगर वापसी की राह लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि रौतल उनको किया गया था, तो पार्टी उनको वेलकम करेगी? नहीं, पार्टी वेलकम नहीं करती, पार्टी तो अपना उसूल निकालती है, देखती है, और अगर वो आना चाहेंगे, जी देखेंगे कि वो किस तरह आएंगे। सही। और बाकी दो लोग, डॉक्टर सगीर और आमिर खान साहब? देखिए, डॉक्टर सगीर को, आमिर खान साहब, किसी को भी एमकेएम ने नहीं कहा है जी कि उनको तो नहीं पूछना पड़ेगा ना कि हम आए या ना आए, जी हम उनसे पूछेंगे इतने अरसे से क्यों नहीं आ रहे। सही सही। आखिर में मुझे डॉक्टर साहब सिर्फ ये कह दीजिए कि ये सिचुएशन आपको कब तक क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है? ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो चल रहा है सब ईरान, अमेरिका, इसराइल। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, अभी तो नहीं लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान नहीं जाने दे रहा हो, तो ये इस तरह की जंगें हमेशा अंदाज़ा ये होता रहा है कि हफ्ते 10 दिन के लिए होंगी, ऐसे 1 महीना हो गया। वो दिहाई तक खिंची हैं, चाहे वियतनाम की जंग हो, चाहे इराक की जंग हो, तो दुआ करना चाहिए। हम बिल्कुल उस रीजन में, हमारे पड़ोस में ये जंग हो रही है, और हमें जितना अपने आप को बचाना चाहिए उतनी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक जो उसकी सलाहियत थी वो पहली दफ़ा सामने आई है, और एक उसको पिछले हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो एक झड़प थी छोटी सी, उसमें अपने आप को जिस तरह मनवाया है, उसके बाद ये बात तो साबित हो गया है, हम सबको यकीन है और दुनिया को पता लग गया है कि हमारी सरहदें महफूज हैं। हमें अब अपने पाकिस्तान की आवाम के हुकूक की हिफाजत की जंग लड़नी है, वो हम लड़ रहे हैं अपने तौर पे, और ये जंग तवील हो सकती है, जी और तवील होगी तो उसके असरात आएंगे। और आप कभी कभी गौर करें, इन्हीं हालात से उभर के कौमें ना जी फिर नए नए दौर में दाखिल होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त मैं बात। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान देखें, इस तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दी। जी अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने खुद को बदलने का इरादा भी ना किया, तो कोई फ़र्द, अफराद, अक़वाम जो खुद को बदलने का इरादा भी ना रखती, उनको बदलने का खुदा भी वादा नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि अवाम, जब ये पाकिस्तान में जो तब्दीली आनी है, जी जो इनकलाब आना है, हुक्मरान नहीं लाएंगे, अवाम को खुद निकलना पड़ेगा, या अवाम की तरह रहने वाले उनके 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 नुमाइंदे। बहुत सारे सवालात थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मेरे, जो वक्त की कमी के बाइस रह गए हैं, तो कोशिश ये होगी कि अगली नशस्त जब भी लगे खालिद भाई के साथ, तो यकीनन वो तमाम सवालात हों, लेकिन बहुत सारे अहम वो सवालात उठा दिए हैं
जो यकीनन अब हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, वज़ीर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ बातों में मायूसी की बू आ रही है। तो जब मरकज़ में बैठेंगे हुकूमती लोगों के साथ तो उनसे सवालात ज़रूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।